नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर शेख तिवारी आपका रक्षा एकेडमी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, हम एमपीपीएससी 2020 में जो नए टॉपिक जुड़े हुए हैं, चाहे वो प्री में हो चाहे वो मेंस में हो, उनके बारे में चर्चा कर रहे थे और वो टॉपिक थे टेक्नोलॉजी फील्ड से। अब जब हम टेक्नोलॉजी फील्ड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसी में से हमने पढ़ा था ई गवर्नेंस के बारे में, जिसमें हमने ई गवर्नेंस क्या होता है, भारत में ई गवर्नेंस के बारे में क्या क्या किया, फिर मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस, फिर डिजिटल इंडिया मिशन, फिर ऐप और पोर्टल। आज उसी सीरीज में जो हम स्पेशल टॉपिक की एक सीरीज लेकर चल रहे हैं, उसी सीरीज में आज हमारे टॉपिक का आज हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा सुपर कंप्यूटर और इंडिया का उसमें महत्व। कि जो सुपर कंप्यूटर हमारे भारत में हैं या विश्व में जो सुपर कंप्यूटर हैं, जितने प्रकार के हैं, उन विश्व में सुपर कंप्यूटर में से भारत का योगदान क्या है और भारत में कौन कौन से सुपर कंप्यूटर हैं और भारत ने सुपर कंप्यूटर विकसित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं। क्योंकि भारत में जो सुपर कंप्यूटर के लिए अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन लॉन्च किया गया था 2016 में, उससे क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे क्योंकि वो इंडिया से रिलेटेड है। तो अगर हमें राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन को पढ़ना है आगे, तो हमें उसके पहले ये जानना होगा कि आखिर सुपर कंप्यूटर होते क्या हैं। क्योंकि जब तक हम वहां की टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे और वहां पे हमें कंफ्यूजन होगा कि आखिर ये क्या होता है वो क्या होता है, तो उससे पहले हम कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी जो वहां यूज होनी है उसके बारे में जान ले और उससे पहले हम ये जान लें कि सुपर कंप्यूटर होता क्या है। तो जब हम सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे तो जो हमारा इस लेक्चर का रोड मैप होगा, ये क्लास आपकी 1 या 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगी और इस क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो क्लास जो उसमें जो एक रोड मैप मैं जब भी पढ़ाता हूं तो सबसे पहले आपको एक रोड मैप बताता हूं कि अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक में हम क्या क्या चीजों को डिस्कस करेंगे और कैसे अपने लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। देखो, ये जो टॉपिक है, ये जो मैंने आपका विषय उठाया है, ये विषय आपके प्री और मेंस दोनों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है और उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे अदर सब्जेक्ट होते हैं। और अगर हम इसमें बात करें तो इससे आपके प्री के भी क्वेश्चन बनेंगे फैक्चुअल वाले और मेंस के भी क्वेश्चन बनेंगे तथ्यात्मक वाले, खासकर आपके 50 वर्ड्स के या 300 वर्ड्स के। तो अब हम बात करते हैं इसमें, तो अब हम बात करेंगे रोड मैप में। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि सुपर कंप्यूटर होता क्या है, उसकी परिभाषा जानेंगे, उसकी वो काम कैसे करता है और आखिर सुपर कंप्यूटर, जब हमारे पास नॉर्मल छोटे कंप्यूटर है तो हमने एक ऐसा कंप्यूटर सुपर रूप में क्यों बनाया और उसकी जरूरत क्यों पड़ी। फिर परिभाषा के बाद हम पढ़ेंगे कि विश्व में सुपर कंप्यूटर का क्या है, विश्व में जो आपके सुपर कंप्यूटर हैं वो कौन कौन से हैं और उनमें से कुछ फैक्ट के बारे में जानेंगे। फिर विश्व के सुपर कंप्यूटर पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे भारत के बारे में सुपर कंप्यूटर के बारे में, और भारत के बारे में सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ने के बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन। तो जो हमारा रोड मैप होगा, इस टॉपिक का जो रोड मैप है कि इस टॉपिक में जो हम बातें करेंगे वो परिभाषा से रिलेटेड होंगी, विश्व में सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड होंगी, भारत में सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड होंगी और लास्ट बट नॉट लीस्ट राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के बारे में भी पढ़ेंगे कि ये क्यों बनाया गया और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो जो चर्चा के हमारे बहुत सारे विषय हैं, उन विषयों में से हमारे जो मेन मुख्य विषय हैं वो ये 4 होंगे: परिभाषा, विश्व में सुपर कंप्यूटर, भारत में सुपर कंप्यूटर और राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं परिभाषा की कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि सुपर कंप्यूटर होता क्या है। सुपर कंप्यूटर क्या है? तो आपको मैंने ये पढ़ा चुका हूं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके माध्यम से हम गणना या तार्किक निर्देशों को
कंप्लीट कराते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। तो फिर जब कंप्यूटर क्या था, एक ऐसी डिवाइस है, तो फिर सुपर कंप्यूटर की जरूरत क्यों पड़ी? तो सुपर कंप्यूटर, तो जब हम कई सारे कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के अंदर गणना करने का काम कौन करता है? आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में 3 भाग होते हैं, ये आप पढ़ चुके हो। एक इनपुट भाग होता है, एक आउटपुट भाग होता है, और एक भाग कौन सा होता है? सीपीयू, जो मेन भाग होता है। तो जब हम कई सारे सीपीयू को मतलब सीपीयू के अंदर लगे प्रोसेसर को क्या करते हैं? पैरेलल रूप से कनेक्ट कर देते हैं, समांतर रूप से कनेक्ट कर देते हैं। तो क्या होता है कि उस कंप्यूटर की गणना करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, और गणना करने की क्षमता के साथ साथ उसमें क्या होता है कि उसमें स्टोरेज की भी क्षमता बढ़ जाती है। अब मन में सवाल आता है कि सर मेन फ्रेम कंप्यूटर भी तो इतने विशाल होते थे, तो मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर में अंतर क्या है? तो देखो, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या था? वो सिर्फ लार्ज कैपेसिटी में डेटा को स्टोरेज करने के लिए यूज होता था। प्रोसेसिंग उसमें भी होती थी, कैलकुलेशन उसमें भी होता था, पर वहां पर कैलकुलेशन इतना बृहद, इतना विशाल नहीं होता था। वहां पर डेटा स्टोरेज बृहद और विशाल होता था। मतलब हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जहां स्टोर करते हैं वो होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। लेकिन जहां पर हम लार्ज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन करते हैं, 10 डिजिट 20 डिजिट में, वो जो कैलकुलेशन होता है वो कहाँ होता है? सुपर कंप्यूटर में। तो सुपर कंप्यूटर में हमने क्या किया कि हमने कई सारे प्रोसेसर्स, n नंबर ऑफ प्रोसेसर्स पैरेलल रूप से एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए। आप कनेक्ट कर दोगे तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इनपुट डिवाइस होंगी, यहाँ पे आउटपुट डिवाइस होंगी। तो ये तो बात समझ में आती है कि इनपुट और आउटपुट है। तो इससे क्या हुआ कि जो हम टास्क उसको दे रहे थे वो टास्क बराबर बराबर भागों में अलग अलग सीपीयू में बट गया। तो टास्क को कंप्लीट करने के लिए समय भी कम लगा। दूसरा, कंप्यूटर की स्पीड बढ़ी और कैलकुलेशन करने की क्षमता भी बढ़ गई। तो डेफिनेशन क्या निकल कर आई कि जब हम कई सारे कंप्यूटर या कई सारे प्रोसेसर्स को पैरेलल या समांतर क्रम में कनेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी प्रोसेसिंग शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और स्टोरेज करने की क्षमता भी कई गुना बढ़ जाती है, ऐसे कंप्यूटर क्या कहलाते हैं? सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। अब अगर हम बात करें तो इसमें हमने कई सारे प्रोसेसर को पैरेलल रूप से जोड़ा है। तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जो सॉफ्टवेयर होगा, वो क्या होगा? पैरेलल प्रोसेसिंग या मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाएगा। पैरेलल प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोसेसिंग की ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि जो एक सेकंड में कई सारे प्रोसेस करे, वो क्या हो गया? मल्टी प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग भी वही है कि एक बार में हमने हर सीपीयू को एक एक सेकंड में एक एक काम पकड़ा दिया और वो अलग अलग काम करके इकट्ठे फिर उसको कंबाइन करके हमें आउटपुट दे दिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि इसकी स्पीड की गणना। अब मैंने क्या बोला कि स्पीड क्या होती है? बढ़ जाती है। तो स्पीड बढ़ जाती है तो स्पीड की भी कुछ गणना होगी, गणना करने का मात्रक होगा। तो इसकी जो मात्रक होता है, इसकी जो स्पीड की गणना करने का मात्रक होता है, वो क्या होता है? फ्लॉप्स होता है। तो यहां से आपको कई सारी बातें पता चली। पहली बात आपको ये पता चली कि ये सुपर कंप्यूटर होता क्या है। दूसरी बात आपको ये पता चली कि स्पीड की गणना कैसे करते हैं। तीसरी बात ये पता चली कि ओएस में जो पैरेलल प्रोसेसिंग होता है और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ गई है तो नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं और अगली बात करते हैं कि सुपर कंप्यूटर में जो ये फ्लॉप्स था, इस फ्लॉप्स की क्या डेफिनेशन होती है। तो अगले लेक्चर में, अगले उसमें चलते हैं। तो जो सुपर कंप्यूटर था उसमें सबसे पहले हमने क्या की? मात्रक की बात की, जो इसकी क्या करता है? स्पीड की गणना करता है। तो क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा मात्रक होता है जिसमें सुपर कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है, तो आप क्या आंसर दोगे?
फ्लॉप्स आंसर दोगे। तो यहाँ पर इसका मात्रक क्या था? फ्लॉप्स था। अब जब इसका मात्रक फ्लॉप्स था तो इसका कुछ फुल फॉर्म होगा। तो फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है FL से फ्लोटिंग, FLO फ्लोटिंग, P से पॉइंट, S से सेकेंड। तो अगर मैं एक बार में लिखूं तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकेंड। अब यहां पर सवाल उठता है कि सर ये फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है? तो फ्लोटिंग पॉइंट एक सेकेंड में किए जाने वाले ऑपरेशंस के संख्या होती है। मतलब कोई निर्देश जो सुपर कंप्यूटर परफॉर्म करता है, कोई निर्देश जो सुपर कंप्यूटर परफॉर्म करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम फ्लोटिंग पॉइंट। मतलब एक सेकेंड में वो जितने ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा, जितने निर्देश परफॉर्म कर देगा, वही उसका क्या कहलाता है? फ्लोटिंग पॉइंट। अब जब फ्लोटिंग पॉइंट की बात आती है तो आज की डेट में यदि मैं वर्तमान में बात करूं तो विश्व में जो सुपर कंप्यूटर हैं उनकी स्पीड अब कितनी पहुंच चुकी है? पेटाफ्लॉप्स में। भारत में जो सुपर कंप्यूटर हैं उनकी स्पीड भी अब वर्तमान में कहां पहुंच चुकी है? पेटाफ्लॉप्स में। पर आपको किताबों में मिलता है टेराफ्लॉप्स में। तो टेराफ्लॉप्स में जो स्पीड है वो नापना अब जमाना हो गया कि अब कंप्यूटर में जो स्पीड होती थी टेराफ्लॉप्स में होती थी। आज की डेट पे कंप्यूटर, भारत में 2 कंप्यूटर ऐसे हैं जिनकी स्पीड पेटाफ्लॉप्स में नापी जाती है। उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उनके नाम है प्रत्युष और मिहिर। तो उसकी वजह से आप चाहे विश्व की बात कर लो, चाहे आप भारत की बात कर लो, दोनों जगह पर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर की मैक्सिमम स्पीड कहां हो गई है? अब पेटाफ्लॉप्स में। अब पेटाफ्लॉप्स क्या होता है? तो पेटाफ्लॉप्स होता है 10 की पावर 15 फ्लॉप्स इक्वल टू 1 पेटाफ्लॉप्स। तो बुक में एक सवाल और मिलता है कि टेराफ्लॉप्स क्या होता है? तो 10 की पावर 12 इक्वल टू 1 टेरा फ्लॉप्स। तो ये 2 बातें आपको याद रखनी है क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन आते हैं। मैं 1 सेकंड का समय ले रहा हूं, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं और आगे की बात करते हैं विश्व में सुपर कंप्यूटर क्या क्या थे। तो जल्दी से इतनी चीज को आप नोट डाउन कीजिए क्योंकि इससे पहली चीज तो इससे क्वेश्चन जो बनता है वो क्वेश्चन बनता है कि फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है। दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कोई निर्देश जो सुपर कंप्यूटर में परफॉर्म किए जाते हैं, दिए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो दूसरा क्वेश्चन बनता है फ्लोटिंग पॉइंट। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि वर्तमान में विश्व में सुपर कंप्यूटर की स्पीड कितनी है? तो पेटाफ्लॉप्स में। वर्तमान में भारत में सुपर कंप्यूटर की स्पीड कितने में पहुंच चुकी है? पेटाफ्लॉप्स में। एक पेटाफ्लॉप्स बराबर कितना होता है? 10 की पावर 15 फ्लॉप्स। और उसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है 1 टेराफ्लॉप्स बराबर 10 की पावर 12 फ्लॉप्स। तो ये जो बात थी यही क्वेश्चन, दो कितने क्वेश्चन हो गए? पहला क्वेश्चन यहां से बना, दूसरा क्वेश्चन यहां से बना, तीसरा क्वेश्चन यहां से बना, चौथा क्वेश्चन यहां से बना, पांचवा क्वेश्चन यहां से बना, छठवां क्वेश्चन यहां से बना। तो इस बोर्ड पे लिखे हुए जितने भी डेटा है उन डेटा से 6 क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं ऑब्जेक्टिव में। और दूसरा पूछा जाता है 1 लाइनर क्वेश्चन में कि फ्लॉप्स को समझाइए या सुपर कंप्यूटर की स्पीड फ्लॉप्स में मापी जाती है तो फ्लॉप्स क्या है? ये एक
एक लाइन के क्वेश्चन में बनता है, तो वो क्वेश्चन भी यहां से बन गया। दूसरी बात, अगर मैं पिछले स्लाइड में चलूं तो पिछली स्लाइड में कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे? एक क्वेश्चन बनेगा सुपर कंप्यूटर की स्पीड की गणना किसमें की जाती है। सुपर कंप्यूटर होता क्या है, ये डेफिनेशन आपको लिखवा दी है। और दूसरा क्वेश्चन यहां बनता है कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड किसमें मेजर की जाती है, सुपर कंप्यूटर में किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 7वां क्वेश्चन ये हो गया, 8वां क्वेश्चन ये हो गया। तो आपकी 2 स्लाइड में, मतलब पिछले 10 मिनट से 15 मिनट में मैंने आपको 8 क्वेश्चन बताए और 2 क्वेश्चन बताए मेंस के कि कौन कौन से। एक बताया एक वन लाइनर में कि सुपर कंप्यूटर क्या है। ये क्वेश्चन मैं अभी पेपर में करा भी चुका हूं, इसकी आंसर राइटिंग भी करा चुका हूं कि सुपर कंप्यूटर क्या है। एक क्वेश्चन मेंस का यहां से बना और अगला क्वेश्चन मेंस का दूसरी वाली स्लाइड से बनेगा यहां से कि फ्लॉप्स क्या होते हैं। तो एक क्वेश्चन यहां से मेंस का बनेगा, वो क्वेश्चन क्या होगा, फ्लॉप्स क्या हैं। ये सब वन लाइनर में पूछे जाएंगे ज्यादातर एक डिफिनेशन के रूप में। तो 2 क्वेश्चन मेंस के हो गए, 8 क्वेश्चन आपके प्री के हो गए। तो इतनी सी बात आपके समझ में आ चुकी होगी। अब इतनी सी बात आ गई तो जल्दी से इस डेटा को नोट करो और फिर उसके बाद हम चलते हैं अगली स्लाइड में और बात करते हैं कि और क्या क्या चीजें इसमें हो सकती हैं। अब आपने नोट कर लिया होगा, तो अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगले उसमें बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है, उसकी स्पीड क्या होती है। ये बेसिक डेफिनेशन हमने चीजें समझ ली। अब आगे बात करते हैं कि विश्व में सुपर कंप्यूटर का क्या योगदान है। विश्व और सुपर कंप्यूटर, मतलब भारत से पहले विश्व में सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर का विश्व में कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया था, सुपर कंप्यूटर के जनक कौन थे, कब इसकी चर्चा करते हैं। तो देखो, बात करें तो विश्व में पहला सुपर कंप्यूटर, विश्व में पहला सुपर कंप्यूटर कौन लेकर आया था, सेम्यूर क्रे। कब लेकर आए थे, 1946 में। एक मिनट, इस डेटा को मैं एक बार चेक भी कर लूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। 1964 है। सॉरी, यहाँ पे ये गलत है। यहाँ पर विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर आया था 1964 में। अब 1964 में कौन लेके आए थे, सेम्यूर क्रे भाई साहब। ये कौन है, ये विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक हैं, सेम्यूर क्रे। आप कौन सा कंप्यूटर लेके आए थे, ये लेके आए थे क्रे फर्स्ट नाम का। कहाँ लगा था, तो ये कौन थे, एक कंपनी थी क्रे रिसर्च इंस्टीट्यूट, के रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये जो क्रे रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो व्यक्ति थे उन्होंने ही विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था। और ये विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन बनाया, किसने बनाया है, क्रे फर्स्ट ने, क्रे रिसर्च इंस्टीट्यूट में। एक्चुअली में हुआ क्या था, ये कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। एक्चुअली में कहानी क्या है सुपर कंप्यूटर बनाने की, कि जब बात उठी थी कि हमें बहुत सारा डेटा कैलकुलेट करना था, साइंटिफिक कैलकुलेशन करनी थी, क्योंकि उस समय वहां पर अमेरिका में अंतरिक्ष का काम शुरू हो चुका था और बहुत सारी कैलकुलेशन करनी थी। तो कंप्यूटर से कैलकुलेशन करने में, अलग अलग कंप्यूटर से कैलकुलेशन करने में हमें समय लगता था। अब जब वो समय जो लग रहा था उसकी वजह से हम एग्जैक्ट डेटा कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे। तो फिर सेम्यूर क्रे के दिमाग में एक सवाल आया कि क्यों ना मैं
सारे का एक सुझाव ख्याल आया कि क्यों ना मैं सारे सीपीयू को पैरेलल रूप से और सीरीज रूप से कनेक्ट कर कर देखूं। सीरीज रूप से मतलब एक को लगाया, फिर उसके साथ एक को लगाया, फिर उसके साथ दूसरे को लगाया, उसके बाद तीसरे को लगाया, उसके बाद चौथे को लगाया। तो पहले उन्होंने सारे सीपीयू को किस में कनेक्ट किया? सीरीज में कनेक्ट कर दिया। जब उन्होंने सारे कंप्यूटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो उससे दिक्कत क्या आई? उससे दिक्कत ये आई कि जो कंप्यूटर की इफिशियंसी थी वो और कम हो गई। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि मान लो ये जो सीपीयू लगे हुए हैं, अब मैं अगर आपको बताऊं तो कंप्यूटर में उनके उससे इफिशियंसी कैसे कम हुई, क्षमता कैसे कम हो गई, अगर इसको बताऊं तो जब मैंने सारे सीपीयू को उन्होंने जो सारे सीपीयू थे उनको क्या कर दिया? सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो उससे उनका नुकसान क्या हुआ? उससे उनका नुकसान क्या हो रहा था कि अब जब सीरीज से तुम कोई कंप्यूटर कनेक्ट कर दोगे तो कंप्यूटर का काम क्या है? जो भी उसको डेटा मिलेगा उसको प्रोसेस करना। तो जो भी डेटा उसको मिल रहा था उसको वो प्रोसेस कर रहा था। तो पहले यहां पे डेटा गया, प्रोसेस हुआ, फिर यही डेटा यहां पर इनपुट हुआ, तो अब यही जो डेटा प्रोसेस हो चुका था उसको फिर से इसने प्रोसेस किया। अब इसके बाद जब ये डेटा इसके पास गया तो फिर से वही काम हुआ कि फिर से वो डेटा प्रोसेस होने लगा। तो प्रोसेस जो डेटा हो रहा था बार बार वो ऐसे ही एंड टाइम प्रोसेस हुआ। तो एक ही डेटा बार बार प्रोसेस होने से क्या हुआ कि जो हम काम अलग से एक कंप्यूटर में कर रहे थे उससे भी कम समय लगने लगा जब हमने कंप्यूटर को सीरीज में जोड़ दिया। अब जब कंप्यूटर सीरीज में जुड़ चुका था तो फिर दिक्कत क्या हुई? तो उनके दिमाग से ये ख्याल खत्म हो गया कि भाई ये चीज तो खत्म। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं सारे कंप्यूटर को किसमें जोड़ दूं? पैरेलल रूप से जोड़कर देखूं। तो जब उन्होंने सारे कंप्यूटर को पैरेलल रूप से जोड़ा तो क्या खासियत निकल कर आई कि यहां से जो हमने इनपुट दिया था वो इनपुट 3 भागों में बट गया, और फिर तीनों भागों में बंटने के बाद वो क्या हुआ? फिर से यहां पर फाइनली कैलकुलेट हुआ इस वाले भाग से और हमें आउटपुट मिल गया। तो यहां से जो कंप्यूटर पैरेलल जोड़ने पे अब जब 3 भाग में बट गया, 3 लोग अलग अलग कैलकुलेट करने लगे, तो किसी काम को जब 3 लोग अलग अलग लोग मिलके करेंगे तो इफिशियंसी बढ़ जाएगी, काम जल्दी समाप्त होगा। तो यहां पर क्या हुआ कि जब काम जल्दी समाप्त होने लगा तो फिर उन्होंने वहां से कॉन्सेप्ट दिया किसका? सुपर कंप्यूटर का, कि यही होता है भाई सुपर कंप्यूटर। तो अब बहुत सारे कंप्यूटर जोड़कर उन्होंने एक कंप्यूटर बनाया था और वो कंप्यूटर एक सुपर पावर सुपरमैन की तरह काम करने लगा, तो उन्होंने नाम दे दिया सुपर कंप्यूटर। तो यही था कॉन्सेप्ट कि उनके दिमाग में सुपर कंप्यूटर कैसे आया था। तो आपको इतनी सी बात समझ में आ चुकी होगी। तो अब अगर हम चर्चा का विषय जो हमारा चल रहा था कि भारत विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था, कहां बना था, कब बना था, इस पर बात हो रही थी। और सुपर कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट कैसे आया सैम्यूल क्रे के दिमाग में, ये तो एक कहानी थी और यही कहानी मैंने आपको सुनाई। तो अब जब सुपर कंप्यूटर की बात आ चुकी तो अब हम बात करें तो यहां से हमारे क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी जानना है। पहला क्वेश्चन बनता है सुपर कंप्यूटर कब बना। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सुपर कंप्यूटर के जनक कौन थे। तीसरा कंप्यूटर क्या बनता है कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था और वह सुपर कंप्यूटर कहां लगा हुआ था? क्रे रिसर्च इंस्टीट्यूट अमेरिका में। इन्हें सुपर कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। तो देखो यहां से क्या क्या क्वेश्चन निकले, कितने क्वेश्चन निकले? हम 8 ऑब्जेक्टिव देख चुके थे। 9वां क्वेश्चन यहां पे बना, 10th क्वेश्चन यहां पे बना, 11th क्वेश्चन यहां पर बना और 12th क्वेश्चन यहां से बना। तो इस पेपर से भी 4 क्वेश्चन बने। अब जब इससे भी 4 क्वेश्चन बने तो जल्दी से इस चीज को नोट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं कि विश्व में और एशिया में कौन कौन से अभी सुपर कंप्यूटर हैं जो नंबर 1 पे चल रहे हैं 2020 की रैंकिंग के हिसाब से, उसकी बात करते हैं क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बनेगा। तो जल्दी से उसको नोट डाउन करो 1 सेकंड में।
हो गया नोट डाउन। अब अगर ये नोट डाउन हो गया तो अब हम बात करते हैं कि विश्व में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर 2020 की रैंकिंग के आधार पर और एशिया में 2020 की रैंकिंग के आधार पर सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। तो पहला क्वेश्चन बनता है, विश्व में 2020 की रैंकिंग के हिसाब से, रैंकिंग के आधार पर सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है क्योंकि ये करंट का भी क्वेश्चन है। तो विश्व में 2020 की रैंकिंग के हिसाब से जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है? समिट। समिट। और समिट है तो स्पीड कितनी है? 148.6 पेटा फ्लॉप्स। अब जब स्पीड की बात हो गई तो ये कहां का है? ये कौन से देश का है? अमेरिका का है। अमेरिका का है तो लगा कहां पर है? जो अमेरिका की ऊर्जा विभाग है, ऊर्जा विभाग है अमेरिका का, ओकरिज, ओकरिज नेशनल लेबोरेटरी, नेशनल लेबोरेटरी। अमेरिका में वहां लगा हुआ है। किसने बनाया है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किसने बनाया है? IBM कंपनी ने बनाया है। तो क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं? ये करंट का क्वेश्चन था, सिर्फ इसको याद रखना है। तो विश्व में 2020 की रैंकिंग के आधार पर सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? सबसे तेज सुपर कंप्यूटर आपका निकल के आया समिट। स्पीड कितनी है? 148.6 पेटाफ्लॉप्स में। कहां लगा हुआ है? ऊर्जा विभाग के ओकरिज नेशनल लेबोरेटरी में। और किस देश का है? अमेरिका का है। किसने बनाया है? IBM कंपनी ने इसको क्या किया है? बनाया है। IBM कंपनी ने बनाया है। और अगर आपको सुपर कंप्यूटर और ये IBM कंपनी के बारे में जानना है तो रक्षा एकेडमी के चैनल पर कंप्यूटर के हिस्ट्री और डेवलपमेंट की वीडियो डली हुई है मेरी, उस पर जाकर आप इसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बाकी चीजें, कंप्यूटर क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, टाइप क्या है, ये सारी वीडियो वहां पर अपलोड हो चुकी हैं रक्षा एकेडमी की प्लेलिस्ट पे, कंप्यूटर बाय अंजनेय सर, और वहां पर जाके आपको पुरानी मेरी सारी वीडियो मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। तो वहां जाकर आप देख सकते हो। और जिसने टॉप 100 बैच अभी 2020 का खरीद लिया होगा, उस बैच में सारे वीडियो यहां, उस बैच में तो कंप्यूटर इनपुट डिवाइस तक कंप्लीट हो चुका है। आउटपुट डिवाइस पर काम करना चालू करना है तो वहां पर लेक्चर अब आउटपुट डिवाइस के डलने वाले हैं। इनपुट डिवाइस तक चल चुका है और बहुत जल्दी ही नोट्स भी अपलोड हो जाएंगे। तो बाकी सारी चीजें यहाँ पर कंपनी ने बनाया था। और टॉप 100 बैच यदि आपने नहीं खरीदा है तो आप खरीद लीजिए। उसमें नए सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोज डलने शुरू हो चुके हैं, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं आगे की। तो ये था आपका, जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। फिर हम आगे चलते हैं, एशिया की बात करते हैं। विश्व की बात कर ली, अब एशिया की बात करते हैं कि एशिया में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। नेक्स्ट, आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब आगे चलते हैं और एशिया की बात करते हैं कि एशिया में, एशिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है 2020 के आधार पर। रैंकिंग 2020, एशिया का सबसे तेज सुपर
कंप्यूटर 2020 रैंकिंग के आधार पर। तो एशिया का जो सबसे तेज है वो है 93, 93 लाइट, 93 लाइट। पहले 93 था, लेकिन अब बदल कर हो गया है 93 लाइट। और इसकी जो स्पीड है वो स्पीड है 93.01 पेटाफ्लॉप्स। कहाँ का है? 93 है, मतलब कहाँ का होगा? चाइना का होगा। कहाँ पर लगा हुआ है? लगा हुआ है नेशनल सुपर कंप्यूटर, नेशनल सुपर कंप्यूटर सेंटर वैक्सी वुजाई चाइना, वुजाई चाइना है। एक तो ये चाइना के नाम भी जल्दी से याद नहीं होते, पर आपको याद करना है क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या क्या बनेगा कि कौन सा है? 93 लाइट, और स्पीड कितनी है? 93.01 पेटाफ्लॉप्स। कहां पर है? नेशनल सुपर कंप्यूटर सेंटर वाइजाई चाइना। और कहां बना हुआ है? कहां का कंप्यूटर है ये? चाइना का है। तो अब जब आपके मन में इतनी सी सारी चीजें हैं, इसको भी जल्दी से आप नोट डाउन कीजिए। फिर अब हम चलेंगे अगले उसमें कि सुपर कंप्यूटर की जरूरत हमें क्यों क्यों पड़ी और सुपर कंप्यूटर का हम कहां कहां उपयोग करते हैं। उसके बाद फिर हम अगले लेक्चर में चलेंगे और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे भारत में सुपर कंप्यूटर मिशन का क्या रोल योगदान है। भारत ने अपने सुपर कंप्यूटर में क्या क्या काम किया है, कौन कौन से सुपर कंप्यूटर भारत में हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। तो ये बात आपके, ये चीजें अब आपके नोट हो गई होंगी। तो अब बात करते हैं कि सुपर कंप्यूटर के क्या क्या अनुप्रयोग हैं। सुपर कंप्यूटर का अनुप्रयोग या फिर के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंप्यूटर, एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंप्यूटर। और एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंप्यूटर से आगे बढ़ने से पहले आपने अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए, जिससे कि हमें लगे कि आप हमारे जो वीडियो हम आपको भेज रहे हैं या दे रहे हैं वो आपके लिए यूजफुल हैं। तो हम आगे और भी टॉपिक ऐसे जो कि आपको दिक्कत जाती है जिनमें, उनको लेकर आएं और उन पर चर्चा करें। तो इसके लिए, और अगर आपको टॉप 100 बैच खरीदना है तो आप रक्षा एकेडमी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां पर आप MPPSC 2020 का टॉप 100 बैच खरीद सकते हैं, जिसकी कीमत अभी स्टार्टिंग के 100 लोगों के लिए 7500 रुपए है। उसमें आपका प्री से लेकर में इंटरव्यू तक सारी चीजें कवर की जाएंगी, आंसर राइटिंग और सब कुछ 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो इतने सस्ते में आपको कहीं से नहीं मिलेगा। और वहां पर लेक्चर भी स्टार्ट हो चुके हैं, हर सब्जेक्ट के लेक्चर वहां पर स्टार्ट हो चुके हैं। तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है। अब बात करें तो सुपर कंप्यूटर के अनुप्रयोग की, तो पहली बात होती है जीन और प्रोटीन्स का संश्लेषण करने में। जैसे अभी आपके हाल ही में आपने देखा होगा कि क्या चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है। तो कोविड-19 में जो डीएनए होते हैं, और तो कौन सा वायरस की वजह से ये फैल रहा है, उस वायरस का डीएनए एनालिसिस करना, आपकी दवाइयां, जेनेटिक दवाइयां बनाना। तो ये जो जेनेटिक दवाइयां हैं, ये जो डीएनए संश्लेषण है, ये सारा कैलकुलेशन जो होता था पहले लेबोरेटरी में महीनों, सालों और 3 से 4 साल लग जाते थे। आज वो सारी चीजें कहाँ होती हैं? सुपर कंप्यूटर के द्वारा की जाती हैं, सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो जब सुपर कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के द्वारा की जाती हैं तो उनको, उसके लिए जो कंप्यूटर यूज होते हैं वो कौन से होते हैं? सुपर कंप्यूटर। दूसरा होता है भू तरंगों के माध्यम से,
भूतरंगों का अध्ययन एवं विश्लेषण। जो भूतरंगे होती हैं भूकंप वाली, उनका कहाँ पे भूकंप आना है, कहाँ पर भूकंप नहीं आना है, कैसी भूतरंगे उठ रही हैं, उनका अध्ययन करना और विश्लेषण करना, जिससे हमें भूकंप के बारे में पता चल सके। दूसरा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में कैसे, कौन सा सैटेलाइट कहां पर भेजा जा रहा है, उस सैटेलाइट कौन सा डेटा दे रहा है, इस सारी चीजों का कैलकुलेशन, रॉकेट लॉन्चिंग जो होती है उसका कैलकुलेशन, वो सब 10 डिजिट में होते हैं। उन सभी का कैलकुलेशन कहां पे होता है, सुपर कंप्यूटर के द्वारा। कंट्रोल कहां से होता है, इस सुपर कंप्यूटर के द्वारा। तो यहां से बैठ के जो भी हम डेटा अंतरिक्ष का कैलकुलेट करते हैं, वो सारा डेटा किसके द्वारा होता है, सुपर कंप्यूटर के द्वारा। उसके बाद होता है इलेक्ट्रॉनिक संरचना और परमाणु का अध्ययन। पहले क्या था, परमाणु का अध्ययन और इलेक्ट्रॉनिक संरचना अलग अलग होती थी, लेकिन आज की डेट पे इलेक्ट्रॉनिक संरचना और परमाणु का अध्ययन किया जा सकता है। उसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में अभी मैंने बताया कि जो जेनेटिक दवाइयां बनाई जाती हैं वो कहाँ बनती हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में। और चिकित्सा के क्षेत्र में जब इनकी बात आ जाती है तो यहाँ से हमारा निकल कर आ जाता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक संरचना और परमाणु, चिकित्सा का क्षेत्र हो गया। उसके अलावा क्या हो गया, शिक्षा और अनुसंधान केंद्र में तो बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, जहां पर भी हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैलकुलेट करते हैं, वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। अब ये चीजें जो हो गई तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। फिर हम चलते हैं भारत और सुपर कंप्यूटर के बारे में, कि भारत ने सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में क्या क्या काम किया है और कौन कौन से काम किए हैं। अब भारत में सुपर कंप्यूटर का क्या वो है, आगे चलकर क्या भविष्य होगा, इन सभी चीजों पर हम डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जल्दी से इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिए। और दूसरी बात, जितनी चीजें, जितने क्वेश्चन, तो आपको मैं अगर नोट्स दे देता हूं तो आप उन नोट्स को पढ़िए, लेकिन उसको एक आधार मानकर आप अपने नोट्स खुद बनाइए। और नोट्स पढ़ने से पहले आप मेरे लेक्चर्स को जरूर देखिए, क्योंकि ये जो लेक्चर मैं आपको यहाँ पर जितनी चीजें बोलकर बता रहा हूं वो मैं आपको नोट्स पर लिखकर नहीं दे सकता। और चीजें बोलकर ही सुनने में समझ में आती हैं, रटने से चीजें समझ में नहीं आती हैं। और आप टेक्नोलॉजी पोर्शन पढ़ रहे हो, और टेक्नोलॉजी पोर्शन में आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि आपको चीजें याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, और आगे चलकर अब हम बात करेंगे भारत और सुपर कंप्यूटर। अपने रोड मैप के अगले टॉपिक पे भारत और सुपर कंप्यूटर, कि भारत में सुपर कंप्यूटर। तो देखो, भारत में सुपर कंप्यूटर क्या हुआ था कि जब हम 1988 की बात है, 1987-1988 की बात है, भारत ने अमेरिका से एक सुपर कंप्यूटर मांगा था, क्रे सीरीज का। क्रे सीरीज का जो कंप्यूटर किसने बनाया था, अमेरिका ने। क्रे फर्स्ट नाम से पहला कंप्यूटर था। तो 1987-88 में भारत ने क्या किया, अमेरिका से के सीरीज का एक सुपर कंप्यूटर मांगा कि आप हमें एक के सीरीज का सुपर कंप्यूटर दे दीजिए, हमें उसकी जरूरत है, आपको जो भी पैसे लगते हैं हम पेड कर देंगे। अब जब भारत ने अमेरिका से के सीरीज का सुपर कंप्यूटर मांगा तो अमेरिका को उस समय क्या था, अमेरिका और भारत के बीच में तनाव थोड़ा सा ज्यादा चलता था, तो अमेरिका ने मना कर दिया। अमेरिका ने क्या किया, मना कर दिया। अब अमेरिका ने जब मना कर दिया तो क्या हुआ, भारत को आया गुस्सा, भारत को आ गया गुस्सा। अब जब भारत को गुस्सा आ गया तो भारत ने क्या किया, भारत लग गया सुपर कंप्यूटर बनाने में। तो भारत जब सुपर कंप्यूटर बनाने में लग गया तो उसने किसकी स्थापना कर दी, सीडैक की स्थापना कर दी। और सीडैक को बोला कि अब आप हमें एक सुपर कंप्यूटर बना कर दो, ज्यादा स्पीड का नहीं पर एक नॉर्मल स्पीड का ही बना कर दो, पर मुझे एक सुपर कंप्यूटर बना के दो। बस बात वही हो जाती है कि आपको कोई लड़की पसंद आई और आप उसको प्रपोज करने चल दिए।
अब उस लड़की ने मना कर दिया तो अब आप आ गए जिद में, तो फिर आप जिद में आ गए तो या तो आप अच्छे बन जाओगे या तो आप बुरे बन जाओगे। तो वही बात ऐसी थी कि जब भारत ने अमेरिका से के सीरीज का सुपर कंप्यूटर मांगा 1987-88 के समय पे, तो अमेरिका ने क्या किया, मना कर दिया कि भाई जाओ, हम तुम्हें सुपर कंप्यूटर नहीं देंगे। तो अब जब अमेरिका ने मना कर दिया तो फिर भारत को क्या आ गया, गुस्सा आया। अब जब भारत को गुस्सा आया तो उसने क्या किया, उसने तुरंत गुस्से में क्या किया, एक संस्थान की स्थापना कर दी, सीडैक की। और जब उसने सीडैक की स्थापना कर दी और उसे बोला कि अब आप एक क्या करो, मुझे एक सुपर कंप्यूटर बना कर दो, और सारे जो साइंटिस्ट थे उन साइंटिस्ट को उसमें क्या किया, उसने ऐड किया। तो अब बात कहां पे उठ के आती है कि ये तो कहानी तो चलो ठीक है, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू क्या है यहाँ पर, इस सन की, इस सीडैक की और इस सुपर कंप्यूटर की। तो अब जब इसकी वैल्यू की बात आती है तो सबसे पहले बात करते हैं कि सीडैक क्या था। तो सीडैक का फुल फॉर्म क्या था, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। अब जब इसकी बात हो गई तो फिर सीडैक की स्थापना कब हुई थी, तो कब भारत को गुस्सा आया था, भारत को गुस्सा आया था 1988 में। तो जब गुस्सा 1988 में आया था तो सीडैक की स्थापना भी कब हो गई, 1988 में। अब जब सीडैक की स्थापना हो गई तो सारे वैज्ञानिक भी मिल गए। अब जब वैज्ञानिक मिल गए तो एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर विजयन भास्कर, जो कंप्यूटर के क्षेत्र के बड़े थे। तो विजयन भास्करन को क्या बोला गया, विजयन भास्करन को दे दिया गया, हेड बना दिया गया सुपर कंप्यूटर डेवलपमेंट का, हेड ऑफ सुपर कंप्यूटर डेवलपमेंट का हेड बना दिया गया। अब जब इसका हेड बना दिया गया तो फिर यहां से क्वेश्चन बनता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो इसका हेडक्वार्टर कहां है, पुणे में है। फिर क्वेश्चन बनता है कि अगर इसका हेडक्वार्टर पुणे में है तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष या डायरेक्टर जनरल कौन है, निदेशक कौन है। तो वर्तमान में जो इसके निदेशक या डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है, एनी आइडिया, हेमंत दरबारी जी, हेमंत दरबारी जी। और यह दरबारी, यह किसके अंतर्गत आता है, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। और इसके रीजनल ऑफिस तो कई जगह हैं, दिल्ली में है और आपका चेन्नई में है, बेंगलोर में है, लेकिन इसका मेन हेड ऑफिस कहाँ है, पुणे में है। तो ये थे सीडैक के बारे में कि जब भारत को गुस्सा आया था तो उस गुस्से के कारण उसने जो संस्थान बनाया वो कौन था, सीडैक था। और इस संस्थान का काम उस समय क्या था, सुपर कंप्यूटर भारत को बनाकर देना। अब 1988 में सीडैक तो बन गया, सीडैक बन गया तो जल्दी से सीडैक के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं उनको नोट डाउन करो और फिर हम आगे चलते हैं और बात करते हैं किसकी, कि यहाँ पर क्या क्या चीजें की गई हैं आगे। क्या जब सीडैक बन गया तो फिर सीडैक ने क्या किया, तो जल्दी से इन पॉइंट्स को नोट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं और आगे की बात करते हैं। बिना समय गवाए तो अब जब यहां पर आपने ये पॉइंट हो गया तो आप जब भारत को गुस्सा है 1988 में बन गया, तो 1988 के बाद अगली कहानी क्या आई, कि अगली कहानी ये आई कि 1991 में पहुंचे हम। 1991 में पहुंचे और जो डॉक्टर विजयन भास्कर थे उन्होंने अपना कमिटमेंट पूरा किया और भारत को एक सुपर कंप्यूटर दिया। और वो भारत को जो सुपर कंप्यूटर दिया, विजयन भास्कर ने अपना कमिटमेंट जो उन्होंने कहा था कि मैं आपको सुपर कंप्यूटर बनाकर दूंगा भारत को, और भारत को उन्होंने एक सुपर कंप्यूटर बनाकर दिया। और वो कौन सा था, परम 8000, जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था।
भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? परम था, जो कब बना? 1991 में। किसने बनाया? डॉक्टर विजय भास्कर ने। इसीलिए इन्हें भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और जनक कहा गया तो अब जब इसकी स्पीड की बात आई तो इसकी स्पीड बहुत कम थी, 1 गीगा फ्लॉप्स थी। लेकिन कोई बात नहीं, फ्लॉप्स गीगा फ्लॉप्स में थी तो गीगा फ्लॉप्स में रहने से कोई दिक्कत नहीं है, पर भारत ने सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में कदम तो रखा। और जब भारत ने एक सुपर कंप्यूटर बनाकर रख दिया 3 साल में, तो लोग परेशान हो गए। और जब वो परेशान हुए तो उन्होंने क्या कहा? जो अमेरिका था, अब लोग में से कहाँ था? अमेरिका था। अब अमेरिका को समझ में आया कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी, और वही गलती क्या थी? और उस मना करने का कारण में क्या हुआ कि एक भारत को सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में उसने कदम रख दिया, और आज की डेट पे 5वें नंबर पर है सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में। तो अब हम बात करते हैं इस डेटा की, तो ये डेटा आपको याद रखना है। अब हम जब अगली क्लास में मिलेंगे तो अगली क्लास में हम बात करेंगे कि परम सीरीज के कौन कौन से सुपर कंप्यूटर हैं, और फिर उसके बाद भारत ने सुपर कंप्यूटर में और क्या क्या विकास किया 1991 के बाद। आज की कहानी यहीं तक की, और तब तक के लिए आप इस कहानी को पूरी तरीके से नोट डाउन करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम ये बात करेंगे कि 1991 से आगे बढ़ने पर, 1991 से जब हम आगे बढ़े तो इस 1991 से आगे बढ़ने पे भारत ने सुपर कंप्यूटर में और क्या क्या काम किए, जिससे वो आज सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में 5वें नंबर पर खड़ा है स्पीड के मामले में। तो उसने क्या क्या काम किया, अब इसकी चर्चाएं हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।